हेलो दोस्तों, आज हम लोग बीपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के इस सीरीज में पॉलिटी के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। आइए तो हम लोग शुरू करते हैं। और आप देख रहे हैं बीपीएससी रिलेवेंट यूट्यूब चैनल। अपना फर्स्ट क्वेश्चन है कि जनरली हाउ मेनी सेशंस आर देयर इन लोकसभा। लोकसभा में सामान्यतः कितने सत्र होते हैं? तो इसका आंसर जो है 3 होगा। सामान्यतः 3 सत्र होते हैं। और लोकसभा का जो मेंशन है अपने कॉन्स्टिट्यूशन में, वो आर्टिकल 79 में है। ये हम लोग ध्यान रखेंगे। आइए देखते हैं इसमें कौन कौन सा सेशन होता है 3 सेशन में। पहला सेशन है बजट सेशन, जो कि सबसे लॉन्गेस्ट होता है। और ये कब से कब तक चलता है? ये अपना फरवरी से लेके मई तक चलता है। ठीक, ये ध्यान में रखेंगे। सेकेंड है मॉनसून सेशन। मॉनसून जो है अपना जुलाई से अगस्त तक चलता है, जुलाई अगस्त। और थर्ड है विंटर सेशन। ठीक है, ये नवंबर दिसंबर में होता है। ये हम लोग ध्यान रखेंगे। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अकॉर्डिंग टू विच आर्टिकल द जॉइंट सिटिंग ऑफ पार्लियामेंट टेक्स प्लेस। इसमें से कह रहा है कि कौन से अनुच्छेद के अनुसार जॉइंट सिटिंग ऑफ पार्लियामेंट होता है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, आर्टिकल 108। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं कुछ और जॉइंट सेटिंग के बारे में जो भी फैक्ट है। तो जॉइंट सेटिंग को बुलाता कौन है? तो प्रेसिडेंट इनवाइट करते हैं कि आइए जॉइंट सेटिंग किया जाए। ठीक है, और इसकी अध्यक्षता कौन करता है? अध्यक्षता, तो इसकी अध्यक्षता जो है लोकसभा अध्यक्ष यानी स्पीकर, या फिर ये एब्सेंट हैं तो इस केस में डिप्टी स्पीकर करते हैं। ठीक है, ये हम लोग ध्यान में रखेंगे, उपाध्यक्ष करते हैं। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ़ ए पार्लियामेंट इज डिजॉल्व्ड, इलेक्शन आर टू बी हेल्ड विद इन। यदि संसद का विघटन हो जाता है तो फिर से चुनाव कितने दिनों के अंदर हो जाना चाहिए? तो इसका आंसर जो हो जाएगा 6 मंथ होता है। 6 महीने के अंदर फिर से चुनाव हो जाना चाहिए। और ये एक आर्टिकल है, आर्टिकल 83 का सब क्लॉज 2। इसमें ये कहा गया है कि राष्ट्रपति जो हैं यानी प्रेसिडेंट जो हैं लोकसभा का विघटन करते हैं ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर। प्रधानमंत्री के सलाह पे राष्ट्रपति जो है पार्लियामेंट को डिजॉल्व करते हैं। ठीक है, आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट कमिटी ऑफ द पार्लियामेंट। इसमें से कौन सा समिति जो है संसद का सबसे बड़ा समिति है? तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका एस्टीमेट कमेटी हो जाएगा। इसमें कुल 30 सदस्य होते हैं। 30 सदस्य होते हैं। ठीक है, ये हम लोग ध्यान में रखेंगे। और ये सभी जो होते हैं लोकसभा से ही होते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आप लोग ध्यान में रखेंगे कि सारे सदस्य जो होते हैं लोकसभा के सदस्य होते हैं इसमें, इस कमेटी में। एक और इसमें कमेटी है, इसको देखते हैं हम लोग, पब्लिक अकाउंट कमेटी यानी लोक लेखा समिति। इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। इसका तो खैर आंसर ऑप्शन बी हो गया। तो पब्लिक अकाउंट कमेटी यानी लोक लेखा समिति की बात करते हैं तो इसमें कुल 22 सदस्य होते हैं। इसमें 15 जो होते हैं ये लोकसभा से होते हैं, LS यानी लोकसभा, और 7 जो होते हैं RS यानी राज्यसभा से होते हैं। और इसके अध्यक्ष जो होते हैं लोक लेखा समिति के, ये लीडर ऑफ अपोजिशन होते हैं। ठीक है, लीडर ऑफ अपोजिशन होते हैं, ये हम ध्यान में रखेंगे। हाँ, और ये एक चीज़ और ये है कि ये लोक लेखा समिति जो है सबसे पुरानी समिति है। इसका गठन जो है 1921 में किया गया था। ओके, आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है द पार्लियामेंट कैन मेक एनी लॉ फॉर द होल और एनी पार्ट ऑफ इंडिया फॉर इम्प्लीमेंटिंग इंटरनेशनल ट्रीटीज। मतलब अंतर्राष्ट्रीय ट्रीटीज या अंतर्राष्ट्रीय संबंध के मामले में कोई भी चीज़ को इम्प्लीमेंट करना हो तो संसद जो है यानी सेंट्रल गवर्नमेंट जो है किस आधार पर कानून बनाती है? तो इसमें इसको किसी राज्य से कोई मतलब कंसेंट लेने के, सहमति लेने की आवश्यकता नहीं होती है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा विदाउट द कंसेंट ऑफ एनी स्टेट। ठीक है, आइए एक चीज़ और इसमें देखते हैं कि एक अपनी अनुसूची है, 7वीं अनुसूची, 7th शेड्यूल। ठीक है, 7वीं अनुसूची में शक्तियों का विभाजन किया गया है। एक संघ सूची है यानी यूनियन लिस्ट है, एक स्टेट लिस्ट यानी राज्य सूची है, एक समवर्ती सूची यानी कंकरेंट लिस्ट, समवर्ती सूची। ठीक, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। इसमें रिस्पेक्टिव हर एक लिस्ट में अपना अपना संघ में संघ, राज्य में राज्य, और समवर्ती में सेंटर और स्टेट दोनों कानून बनाते हैं। ठीक है, अब एक केस ऐसा भी होता है जिसमें कि राज्य सूची में भी संसद जो है कानून बना सकता है। तो किस कौन कौन से सिचुएशन में ऐसा होता है?
तो इसमें एक अनुच्छेद है 249, इसमें राज्यसभा जब एक रिजोल्यूशन पास कर दे तो केंद्र जो है राज्य सूची में भी कानून बनाएगी, ठीक है। ऐसे ही एक अनुच्छेद है 250, ये जब राष्ट्रीय आपात होता है, नेशनल इमरजेंसी का सिचुएशन हो, तो उसमें जो है केंद्र राज्य सूची में कानून बनाता है। और तीसरा है अनुच्छेद आपका 356, यानी जब राष्ट्रपति शासन होता है, प्रेसिडेंट रूल लगा होता है, तो राज्य की सूची में सेंटर अपना कानून या लॉ बनाता है, ठीक है। ये लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है इन ऑर्डर टू बी चूजन अ मेंबर ऑफ लोकसभा ए पर्सन मस्ट नॉट बी लेस देन द एज ऑफ। कुल मिला के इसमें क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि लोकसभा सदस्य होने के लिए कम से कम आपका कितना एज होना चाहिए। तो इसका आंसर जो है ऑप्शन सी है, यानी 25 साल है। ये हम सभी जानते हैं और ये हमने देखा ही है कि लोकसभा का जो प्रोविज़न है वो आर्टिकल 79 में है, ठीक है। आइए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है द प्रेसिडेंट इज डैश। प्रेसिडेंट इसमें से क्या है? तो प्रेसिडेंट इज अ पार्ट ऑफ पार्लियामेंट। राष्ट्रपति जो होते हैं संसद के सदस्य होते हैं। यदि यहाँ पे हम लोग पार्लियामेंट को देखें तो पार्लियामेंट के 3 से कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स हैं। एक है अपना राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट, दूसरा लोकसभा और तीसरा राज्यसभा। राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा, ठीक है। आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि राज्यसभा कौन से अनुच्छेद में डिस्कस किया गया संविधान के, ठीक है। आइए लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द इंडियन प्रेसिडेंट इज एलिजिबल फॉर री इलेक्शन फॉर हाउ मेनी टाइम्स। इसमें प्रश्न ये कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रपति कितने बार चुनाव लड़ सकते हैं राष्ट्रपति के लिए, कोई भी इंसान भारत के राष्ट्रपति के लिए। तो इसमें ऐसा कोई लिमिटेशन नहीं लगा हुआ है, तो इसका आंसर जो है सी, एनी नंबर ऑफ टाइम, कितने भी टाइम के लिए ये चुनाव लड़ सकते हैं, ठीक है। ये अमेरिका वाला बात नहीं है कि इसमें मतलब वहाँ 2 ही बार लड़ सकते हैं मैक्सिमम, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इलेक्टोरल कॉलेज फॉर द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कंसिस्ट ऑफ। मतलब राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन से लोग भाग लेते हैं, इलेक्टोरल कॉलेज का मतलब ये है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑल द इलेक्टेड मेंबर ऑफ बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट एंड इलेक्टेड मेंबर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। मतलब क्या कहना चाह रहा है, ये कह रहा है कि लोकसभा, ठीक, सभा, राज्यसभा और विधानसभा, हर एक राज्य का विधानसभा, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, इस तीनों में जो भी निर्वाचित लोग होंगे, इलेक्टेड होंगे, ठीक है, इलेक्टेड, वो इसमें वोट करेंगे। नॉमिनेटेड लोग इसमें वोटिंग नहीं करते हैं, ये ध्यान में रखना है। लोकसभा और राज्यसभा के जो नॉमिनेटेड सदस्य हैं, ये इसमें नामित सदस्य इसमें वोटिंग नहीं करते हैं प्रेसिडेंट के इलेक्शन में। और इसमें 2 और स्टेट मतलब यूनियन टेरिटरी है, दिल्ली एंड पुडुचेरी। इस दोनों केंद्र शासित प्रदेश के विधानसभा के सदस्य भी, जो निर्वाचित विधानसभा सदस्य हैं इस दोनों केंद्र शासित प्रदेश के, वो इसमें वोट करते हैं। और ये प्रावधान जो है अपना कौन से संविधान संशोधन में से डाला गया था, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये भी कई बार पूछा गया है। तो ये हम लोग ध्यान में रखेंगे कि 70वें संविधान संशोधन से ये प्रावधान आया कि दिल्ली और पुडुचेरी केंद्र शासित प्रदेश विधानसभा के सदस्य भी राष्ट्रपति के चुनाव में भाग ले सकेंगे, ठीक है। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज एसोसिएटेड विद द प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इम्पीचमेंट क्या होता है? महाभियोग, यानी राष्ट्रपति को जो उसके पद से हटाने की प्रक्रिया है उसे महाभियोग कहा जाता है। तो ये कौन से अनुच्छेद में इसका वर्णन है? तो आर्टिकल 61 हो जाएगा, 61 अनुच्छेद में इसका वर्णन है। आइए 2 और इम्पोर्टेंट अनुच्छेद है राष्ट्रपति से रिलेटेड, उसको देख लेते हैं। तो अनुच्छेद 72 है। 72 में जो है क्या दिया गया है? क्षमादान की शक्ति है राष्ट्रपति की, पार्डनिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट है, ठीक है। ऐसे ही एक अनुच्छेद 123 है, इसमें अध्यादेश जारी करने का शक्ति दिया गया है राष्ट्रपति को, ठीक है। आप लोग कमेंट में बताएंगे कि राज्यपाल के पास ये अध्यादेश जारी करने के लिए कौन सा अनुच्छेद में प्रावधान है, ठीक है। आप लोग बताएंगे कमेंट करके प्लीज़। आइए लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड बाई।
भारत के उपराष्ट्रपति को कौन चुनते हैं, कौन से लोग मतलब इसमें वोटिंग करते हैं उनके चुनाव में? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑल मेंबर्स ऑफ बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट वेदर इलेक्टेड और नॉमिनेटेड। मतलब ये कहना चाह रहा है कि लोकसभा एंड राज्यसभा दोनों के इलेक्टेड प्लस नॉमिनेटेड मेंबर्स दोनों इसमें भाग लेंगे। इसमें ऐसा कुछ नहीं है राष्ट्रपति के वाले केस की तरह कि बस इलेक्टेड लोग ही भाग लेंगे, इसमें नॉमिनेटेड भी लोग जो भी सदस्य होते हैं सब भाग लेते हैं। इसमें एक और चीज़ हम देखेंगे कि उपराष्ट्रपति जो होता है ये एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होता है, पदेन अध्यक्ष होता है। एक्स ऑफिशियो चेयरमैन यानी पदेन अध्यक्ष किसका? तो राज्यसभा का। ये हम ध्यान में रखेंगे। जो भी उपराष्ट्रपति चुने जाएंगे वो ऑटोमेटिकली राज्यसभा के अध्यक्ष के रूप में जाने जाएंगे, ठीक है। और वर्तमान में कौन से हैं अपने राज्यसभा अध्यक्ष या फिर उपराष्ट्रपति? तो वो है जगदीप धनखड़ साहब। काफ़ी चर्चा में रहते हैं ये साहब, अपने बयान को लेकर ये ध्यान में रखेंगे। जगदीप धनखड़ अभी वर्तमान में हमारे उपराष्ट्रपति हैं। और ये कौन से क्रम के हैं? तो 14वें नंबर के हैं, ये भी ध्यान में हम लोग रखेंगे, ठीक है। आइए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट रेस्ट्रिक्टेड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू 15% ऑफ द टोटल मेंबर्स ऑफ द लोकसभा। मतलब जितने लोकसभा के कुल सदस्य होते हैं उसमें मंत्रिमंडल में या मंत्रिपरिषद में बस 15% ही लोग रहेंगे। तो इसका प्रावधान कौन से संविधान संशोधन में किया गया है? तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। 91 संविधान संशोधन 2003 के तहत ऐसा प्रावधान किया गया था कि सपोज जैसे अभी 543 लोग हैं अपने यहाँ लोकसभा में, तो इसके बस 15% लोग ही इसमें रहेंगे मंत्रिपरिषद में, ठीक है। ऐसा क्यों किया गया था? तो ये भी जानना काफ़ी ज़रूरी है। तो ये दल बदल कानून को इम्प्लीमेंट करने के लिए किया गया था। तो एंटी डिफेक्शन लॉ जो है अपना, एंटी डिफेक्शन यानी दल बदल की नीति जो है, एंटी डिफेक्शन लॉ, इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए, इसको प्रभाव में लाने के लिए ऐसा किया गया था। और इसमें देखेंगे कि एंटी डिफेक्शन लॉ का चर्चा जो है 10वीं अनुसूची में किया गया है, ठीक है। इसका प्रावधान 10वीं अनुसूची में है। और ये कब कौन सा संविधान संशोधन के तहत इसको डाला गया है? तो ये 52वां संविधान संशोधन, ठीक है। कब हुआ था? तो 1985 में। एक मिनट, 1985 में, ठीक है। ये आप ध्यान रखेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हु अमंग द फॉलोइंग क्रिएट्स और अबोलिश लेजिस्लेटिव काउंसिल इन ए स्टेट। मतलब ये कह रहा है कि किसी भी राज्य में विधान परिषद का गठन है या उसको समाप्त करने का अधिकार किसके पास है? तो इसका आंसर जो हो जाएगा पार्लियामेंट हो जाएगा, ऑप्शन सी, यानी संसद के पास ये अधिकार है जो किसी भी राज्य में विधानसभा बना सकता है, विधान परिषद बना सकता है या उसको ख़त्म कर सकता है। और ये कौन से अनुच्छेद में वर्णित है? तो आर्टिकल यानी अनुच्छेद 169 में वर्णित है, ठीक है, 169 में। ओके, आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु सर्टिफाइड द मनी बिल इन इंडिया। मतलब कोई भी बिल मनी बिल है या धन विधेयक है, ये कौन इसकी पहचान करता है? तो इसका उत्तर जो हो जाएगा ऑप्शन सी यानी स्पीकर यानी कि लोकसभा अध्यक्ष हो जाएगा। मनी बिल का चर्चा जो है आर्टिकल 110 में किया गया है, ये हम ध्यान में रखेंगे। और ये मनी बिल सिर्फ लोकसभा में ही पेश किया जाता है, इसको राज्यसभा में नहीं पेश किया जाता है। ओके, और हाँ एक चीज़ और कि मनी बिल के केस में कोई भी ज्वाइंट सेशन नहीं बुलाया जा सकता, ज्वाइंट सेशन नहीं ऑर्गेनाइज किया जाएगा, ठीक है। ये हम ध्यान में, ज्वाइंट सेशन नहीं ऑर्गेनाइज किया जाएगा। आइए लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मनी बिल कैन बी प्रेजेंटेड। देखिए सेम रिपीटेड क्वेश्चन है, थीम बेस्ड क्वेश्चन ही हमेशा आता है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे, इसलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन है कि मनी बिल कैन बी प्रेजेंटेड, धन विधेयक को कहाँ प्रस्तुत किया जाता है? तो ओनली इन लोकसभा, ये हम लोग देख चुके हैं, सिर्फ लोकसभा में इसका प्रस्तुत किया जाता है। इसका अनुच्छेद 110 में वर्णन है, ये हम सब जानते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ कट मोशन। कट मोशन क्या होता है, इसका क्या उद्देश्य है? इसका उद्देश्य है टू मूव प्रपोजल टू रिड्यूस एक्सपेंडिचर इन बजट प्रपोजल। जो अपनी वर्तमान सरकार जो भी होती है, जो सरकार होती है, जो बजट में अपना खर्चा दर्शाता है कि ये इस विभाग के लिए इतना, इस मद में इतना खर्चा होगा, तो उसको कम करने के लिए कट मोशन लाया जाता है।
और ये सामान्यतः जो लीडर ऑफ अपोजिशन होते हैं, विपक्ष के नेता होते हैं, उनके द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। ये ध्यान में रखेंगे हम लोग, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हु इज़ द हाईएस्ट सिविल सर्विसेज ऑफिसर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। सबसे बड़ा सिविल सर्वेंट कौन सा होता है सेंट्रल गवर्नमेंट का सिविल सर्विस ऑफिसर? तो इसका आंसर जो हो जाएगा अपना कैबिनेट सेक्रेटरी हो जाएगा। ये जो होते हैं सीनियर मोस्ट आईएएस ऑफिसर होते हैं, सीनियर मोस्ट आईएएस ऑफिसर होते हैं, इनको ध्यान में रखेंगे। ये डायरेक्ट प्राइम मिनिस्टर के संपर्क में होते हैं और इनके अंदर ही काम करते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई थिंक ये लास्ट क्वेश्चन होगा अपना, हाँ ये देखते हैं। विच ऑफिसर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ द राइट टू टेक पार्ट इन द प्रोसीडिंग ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया इवन दो ही इज़ नॉट अ मेंबर। क्वेश्चन ये जनरली पूछ रहा है कि ऐसा कौन सा अधिकारी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो कि संसद का सदस्य ना होते हुए भी उसके जो भी प्रोसीडिंग्स होते हैं, कार्य प्रणाली होता है, उसमें वो भाग लेता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, यानी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, जिसको भारत के महान्यायवादी के रूप में भी हम लोग जानते हैं। महान्यायवादी, भारत के महान्यायवादी। इनका चर्चा जो है अनुच्छेद 76 में किया गया है, 76 में, ठीक है। इनको अपॉइंट कौन करता है? तो इनकी नियुक्ति जो होती है राष्ट्रपति के द्वारा होती है, ठीक है। ये ध्यान में हम लोग रखेंगे। इनका कार्यकाल जो होता है, कार्यकाल फिक्स नहीं होता है, नॉट फिक्स्ड, ये कभी भी हटाए जा सकते हैं ये, ठीक है। आइए हम लोग देखते हैं एक और इसमें फैक्ट है कि जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया महान्यायवादी हैं, ऐसे ही स्टेट गवर्नमेंट के लिए महाधिवक्ता होते हैं। क्या लिखते हैं इसको, हाँ महाधिवक्ता बोलते हैं हिंदी में, तो इंग्लिश में एडवोकेट जनरल बोलते हैं, एडवोकेट जनरल। ये स्टेट के लॉ ऑफिसर होते हैं, ठीक है, महाधिवक्ता। और इसके लिए जो अनुच्छेद है वो आपका है अनुच्छेद 175, तो ये ध्यान में रखेंगे हम लोग। तो आइए आज के लिए इतना ही, आगे ऐसे ही जो भी वीडियोज होंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उसको मैं लाऊंगा। चलिए, थैंक यू, टेक केयर।